तो मेरा कल यहाँ से बच गया था, तो हमें पढ़ना था फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। जो हम लोकल बॉडी के हम कंपलसरी प्रोविज़न और वॉलंटरी प्रोविजंस पढ़ रहे थे, तो कंपलसरी हमने देखे और वॉलंटरी देखे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट कंपलसरी चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी है एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को, या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, 3 टायर स्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, सारी सीट जो पंचायत की होंगी वो डायरेक्टली इलेक्शन से होंगी, और मिनिमम जो एज होगी वो 21 साल होगी जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। 33% रिजर्वेशन वुमेन का कंपलसरी है, और ST SC का रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन उसके हिसाब से रिजर्व करना है। क्रिएट करना है हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। फिक्स करना है 5 ईयर का टर्म जो पंचायत में जितने भी इलेक्टेड होंगे 5 ईयर के लिए। और फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है हमें। क्यों कॉन्स्टिट्यूट करना है? क्योंकि जो जैसे आपका फाइनेंशियल कमीशन डिवीज़न करती है ना स्टेट और सेंट्रल के बीच में बजट का, तो उसी प्रकार स्टेट के बीच में लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बजट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन करती है, तो वो करना है। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या क्या थे कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो मेंबर्स ऑफ यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटर के मेंबर हैं उनको दिए जाए, या फिर रिजर्वेशन बैकवर्ड का किया जाए वो। पंचायत को फाइनेंशियल मतलब ऑटोनॉमी दी जाए कि वो टैक्स लगा पाए या फिर टैक्स कलेक्ट कर पाए, फ़ी लगा पाए, वो ऑटोनॉमी। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ पंचायत बॉडी कि उसके फंक्शन पावर क्या क्या आपको प्रोवाइड करनी है, तो ये सारा हमने कल देख लिया था। उसके बाद पढ़ना है फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या है। ग्राम सभा 243A के अंदर ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी पंचायत के अंदर, तो ये क्लॉज इसमें डाला गया है। द फंक्शंस क्या होंगे? एट द विलेज लेवल होंगे उसके, एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ प्रोवाइडेड। जो उसको और भी जो प्रोवाइड करना चाहती है लेजिस्लेचर जो है स्टेट की विधान पालिका, वो भी दे सकती है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़। 3 टायर स्ट्रक्चर 243B के अंदर मेंशन किया, देखो ये भी कंपल्सरी प्रोविजन में है, तो 3 टायर स्ट्रक्चर। कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, ऑल द मेंबर पंचायत ऑल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्टेड किए जाएंगे। विलेज लेवल चेयरपर्सन बनेगा और उस प्रकार किए जाएंगे। सरपंच जो बनते हैं आपके, ये सब कैन बी मेड मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, एंड सम ऑफ दोज जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत समिति विल मेड मेंबर ऑफ जिला परिषद। MP MLA MLC कुड ऑल्सो बी मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो नीचे लेवल तो ग्राम सभा रहेगी, चेयरपर्सन सरपंच रहेगा, उसके बीच में 3 टायर में ब्लॉक लेवल होगी, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होगी, तो इसमें ये भी मेंबर हो सकते हैं जो आपके MP MLA और MLC रहते हैं, तो ये भी उसके अंदर हो सकते हैं। आर्टिकल 243D में ये याद रखो या मत रखो, बस आपको 243 याद होना चाहिए, वो लोकल पंचायत के लिए है, बस ये याद रखो, लोकल बॉडी पंचायत के लिए। तो रिजर्वेशन ST SC का कंपलसरी बताया था मैंने, वुमेन का कंपलसरी बताया था 1/3। ये कब ऐड किया गया? देखो ST SC का तो पहले से ही ऐड है जब से एक्ट बना है, पर वुमेन का हमने बाद में ऐड किया। वुमेन का ऐड किया है 110 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 में, और हमने 33.5% किया था, पर कुछ स्टेट में इसको बढ़ा भी दिया, 50% भी कहीं ना कहीं कर दिया गया है इसकी लिमिट। चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नंबर ऑफ सीटें मतलब ST SC का वुमेन का, उसके लिए भी रिजर्व आ सकती हैं सीटें ST SC के लिए, वुमेन के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो OBC के लिए भी कर सकती है, बैकवर्ड क्लास के लिए भी कर सकती है। ये वॉलंटरी है, और आपका ऊपर जो वुमेन का रिजर्वेशन है और ST SC का कंपलसरी है। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत वही 5 साल के लिए रहेगा। ईच पंचायत शैल बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर ए 5 ईयर। फर्स्ट मीटिंग जब से वो बैठेगी, इट कैन बी डिजॉल्व, उससे पहले डिजॉल्व हो सकती है, और जो बनेगी दोबारा इलेक्शन कराने होंगे 6 मंथ के अंदर, जितना मंथ बचे होंगे उसी मंथ के लिए बनेगी। पर स्टेट में ऐसा नहीं होता, अगर स्टेट 1 साल उसने काम किया डिजॉल्व हो जाती है तो अगली बार जब बनेगी 5 साल के लिए, पर लोकल में ऐसा नहीं होता। अगर 3 साल उसने वर्क कर लिया डिजॉल्व होगी तो फिर अगले 2 पीरियड साल के लिए ही बनेगी, इनका ऐसा रहता है। क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ऐसी कुछ कंपलसरी नहीं है, पर अपनी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपको 10 पास होना चाहिए, कुछ ऐसे करके स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। पर क्वालिफिकेशन जो है ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि उसमें बताया गया स्पेशली क्वालिफिकेशन ये रहनी चाहिए, वो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट तौर पे अपने लिए कर सकती है। बस इसमें ये बताया कि 21 साल का वो आदमी होना चाहिए, और 25 साल का स्टेट MLA बनने के लिए होना चाहिए, इसमें 21 साल का वो होना चाहिए, 21 साल एज होनी चाहिए। पावर फंक्शन जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टाइम पे डिफाइन करती रहती है, पावर क्या देनी है, क्या क्या उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद टैक्सेस इम्पोज करने की पावर भी दे सकती है पंचायत को, जैसे छोटी छोटी ड्यूटी होती हैं कि देखा है ना, पंचायत टोल प्लाजा लिखा होता है, कोई मेला लगता है आपके गाँव में तो वहाँ पर वो टैक्स कलेक्ट करते हैं वहाँ से, तो वो सारी पावर भी प्रदान कर सकती है टोल कलेक्ट करने की इन सबको पंचायत वालों को, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे। उसके बाद जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, वो डिवाइड करेगी कितना फ़ंड आपको प्रोवाइड करना है, कितना फ़ंड देना है, तो वो प्रोवाइड
करती है। इट विल मेक ए रिकमेंडेशन टू द गवर्नर एज टू द प्रिंसिपल गवर्निंग टैक्स एक्सेस के लिए। तो मतलब रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, मतलब रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर की, मेजर चाहिए नीडेड टू बी इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड एनी मैटर रेफर टू द फाइनेंशियल कमीशन बाय द गवर्नर इट इंटरेस्ट टू द साउंड ऑफ फाइनेंशियल ऑफ द पंचायत। मतलब फाइनेंशियल वाइज कोई मैटर है तो उसमें गवर्नर शैल भी उसकी एक तरह से रिकमेंडेशन चाहिए होती है। आर्टिकल 243J के अंदर क्या है कि अकाउंट ऑफ द पंचायत रखा गया ऑडिट करने के लिए, आपको याद नहीं रखने हैं बस। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन 243 के अंदर है, उसके कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, फेयर वो इलेक्शन कराएगी उसके अंदर। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बार और इंटरफेरेंस ऑफ बाय द कोर्ट, द एक्ट एक बार लगाता है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रोल मैटर में पंचायत के। डिक्लेयर द वैलिड ऑन एनी लॉ रिलेटेड टू डिलिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉटमेंट ऑफ द सीट, इन सब पे कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकती। पर वो मैनर जो होना चाहिए, इलेक्शन पूरा होना चाहिए, वो एक फेयर मैनर में होना चाहिए। अगर गलत मैनर में तो कोर्ट देख सकती है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा उसके बारे में। आपको कुछ याद नहीं रखना है। 243 का याद रखना है, ये किस चीज़ के लिए है, ये पंचायत के लिए है, लोकल बॉडीज़ के लिए, बस ये याद रखो। और कंपलसरी और आपके वॉलंटरी जो प्रोविजंस है वो आपको याद ही रखने हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कोविड ट्रीटमेंट को भी इसमें ऐड किया गया है। 2794 करोड़ रुपीस उनको प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आपको कोविड है तो आपको टेस्ट कराना, डायग्नोस करना, टेस्ट कराना, ट्रीटमेंट लेना, वो भी ऐड कर दिया गया है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि आप जो 5 लाख तक का आपको बीमा दिया जाता है आयुष्मान भारत से, अब उसका लाभ आप उठा सकते हैं। हमारे सामने आती है कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, PMJ, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने बहुत ही खूबसूरत में कहा था, इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट ए पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कि मतलब हेल्थ आपकी रियल वेल्थ है, ना कि आपके पास जो सोना चांदी है उससे कोई हेल्थ नहीं है। तो उसी बेस पे हमने आयुष्मान भारत स्कीम स्टार्ट की और हम आयुष्मान दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं 30 अप्रैल को, ये भी सेलिब्रेट करते हैं। ये एक रिमोट एरिया कंट्री का जो बेस है, सोशल इकोनॉमिकल जो कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, जिनका उस सेंसस के अंदर नाम है उनको हमने क्या प्रोवाइड किया, आयुष्मान कार्ड उनको दिया गया है, जो वल्नरेबल और पुअर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर। इसको मतलब स्कीम को जो टाइटल किया था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हम लेके आए थे, उसके अंदर हमने ये स्कीम स्टार्ट की थी, आयुष्मान प्रोग्राम। एक तरह से अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम है, मतलब कि सारी इसके अंदर चीज़ें आती हैं। 2018 में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और इसमें नियर अबाउट 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जो इसमें लाभ उठा रहे हैं, यानी कि 10 करोड़ नियर अबाउट फैमिली है। फैमिली मतलब फैमिली में 5 मेंबर जनरली माने जाते हैं, एक माँ, एक बाप, एक बेटा, 2 लड़की हो या कुछ भी, जनरली 5 मेंबर, तो यानी कि 10 करोड़ फैमिली को दे रही है, तो यानी कि 50 करोड़ इंडिविजुअल को लाभ उठा रहे हैं। मतलब कैसे, अगर आपकी फैमिली के पास आयुष्मान कार्ड है तो ये नहीं आपके पापा का पापा को, पूरी फैमिली को कवर करेगा, वो 5 लाख तक का हर साल का बीमा कवर करेगा। अगर आपकी फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार होता है, देखो फैमिली किसे बोला जाता है, दादा दादी नहीं, अंकल आंटी नहीं, पापा मम्मी और उनके बच्चे, बस उस फैमिली मेम्बर को पूरे को कवर करेगा। अगर बीमार होते हो तो पूरे कार्ड वो उस फैमिली का पूरी का होगा और 5 लाख तक का साल में वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कह के 10 करोड़ फैमिली को नियर अबाउट ये कवर करते हैं। रूरल में 8 करोड़ और कम से कम जो अर्बन में उसमें 2.33 करोड़ को ये कवर करते हैं। ऑल्सो नोन ऐसे क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसको बोला जाता है, आयुष्मान भारत योजना को। तो ये भी आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत स्कीम ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, की बिल्कुल ठीक बात है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली टू बी गिव पर ईयर, तो यानी कि 5 लाख रुपए पर फैमिली के लिए पर ईयर ये प्रदान करती है, ऐसा आप याद रखोगे। उसके बाद आयुष्मान प्रोग्राम है, इसको 2018 में लॉन्च किया था। और ये तीनों सेक्टर के लिए, ऑल द 3 लेवल, अगर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में जाना उसके लिए भी, सेकेंडरी में उसके लिए भी, टर्सरी में उसके लिए भी, तो सबको इसमें प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विच वॉज अर्लियर नोन है, उससे पहले क्या बोला जाता था, इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इसको बोला जाता था। और हेल्थ वेलनेस सेंटर ये सबके लिए इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि यानी कनेक्टेड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को एक साथ कनेक्टेड किया गया है, तो वो सारी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी है ताकि लोगों का जो बर्डन होता है ना, इस बर्डन को क्या बोलते हैं, अगर आपके फैमिली में बीमार हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ
पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आउट ऑफ पॉकेट मतलब क्या, कि आपकी मंथली प्लानिंग होती है कि घर में आप पैसे आए, 100 रुपये आए, जैसे ऑन एग्जाम्पल आपको 20 रुपये खाने के लिए यूज़ करने हैं, 50 रुपये आपको इस चीज़ के लिए यूज़ करना है अपने खर्चे के लिए, और उसके बाद 30 रुपये आपको जो यूज़ करना है वो करना है आपको सेविंग के लिए। अब आपके घर में कोई भी एक मेंबर बीमार हो जाए, वो उसमें से जो 50 रुपये आपको यूज़ करना है उसके लिए चले जाए, उसकी बीमारी के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है। ये बर्डन सबसे खतरनाक है इंडिया के अंदर। तो उसी बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कि मेनली क्या है कि सेकेंडरी और टर्सरी लेवल में आप दिखाने जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो पैसा बहुत लगता है। उस पैसे को कम करने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रहे, उससे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कौन सा गोल है, 3 SDG 3 गोल है हमारा हेल्थ के लिए, कि वो इम्प्रूव हो अच्छे से। अगर हमारा हेल्थ के वाला इम्प्रूव होगा तो हमारा सब चीज़ का SDG, आपकी हेल्थ के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करती है ना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, तो सारे गोल्स ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अच्छी हो जाएगी। तो यही सारी स्कीम में बोला गया है, और ये मतलब दिसंबर 2022 तक ये कोविड-19 को भी कवर करेगी। 50 करोड़ के बेनिफिशियरी हैं और इसमें जो फ़ायदा उठा रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ ओबामा केयर, इट इज़ द मोदी केयर। तो इन्होंने थोड़ा सा फ़नी बना दिया यहाँ पे। तो ये सारी इस स्कीम के अंदर लॉन्च किया, 23 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और रांची सिटी कहाँ है आपको बताना है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। 5 लाख पर फैमिली कवर करती है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इट कवर एंड दीज डेज प्री हॉस्पिटल एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव लाइक टेस्टेड। मतलब आप हॉस्पिटल से पहले से आप टेस्ट वेस्ट कराते हो, या फिर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तो उसके बाद आके थोड़े बहुत टेस्ट कराते हो, आपको छुट्टी मिल जाती है। सारी चीज़ों को ये कवर करती है स्कीम, जितना भी आपका खर्चा आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये सारा इसका काम, इस स्कीम का काम होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और चीज़ दिखा देता हूँ, देखो कैसे ये काम करती है। अगर आपको याद रहे तो आप जाओगे अपने मतलब फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओगे, हॉस्पिटल में डायग्नोस कराओगे, बीमारी चेक कराओगे, तो सारा डाटा वो अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद वो आपको प्रोसेसिंग करेंगे चीज़ों का, फिर दवाई ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, फिर वो क्या करेगा, डॉक्टर जो जिस हॉस्पिटल में होगा वो क्लेम करेंगे जाके, फिर वो क्लेम आपका जाएगा, पूरा चीज़ चेक की जाएंगी, और वापस में उनके पैसे, डॉक्टरों के पैसे उनके पास आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो हॉस्पिटल इससे रजिस्टर्ड है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट के तो सारे ही इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। दूसरी जो स्कीम आती है वो आती है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। स्कीम नहीं है ये, एक GM क्रॉप है। इशू क्या है मैं बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है GM सोया मील इंपोर्ट करने के लिए। सोया मील क्या, जो ये मुर्गी पालन में जो मुर्गियाँ होती हैं वो क्या खाती हैं, सोया का मील खाती हैं, मतलब सोया खाती हैं, पर इंडिया में उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। तो यानी कि डिफ़िकल्ट हो रही है जो मुर्गी पालन केंद्र है या फिर चिकन पालन केंद्र जो लाइवली स्टॉक थिंग है, तो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया, जो जेनेटिक मॉडिफाइड सोया है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट मना कर रही थी क्योंकि उसकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है अब GM क्रॉप को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि GM क्रॉप के बारे में पढ़ना। एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से GMO से बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब उसके जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ करके आप क्रॉप को बनाते हो, जो उसका DNA है और RNA स्ट्रक्चर में थोड़ी छेड़छाड़ करके उस क्रॉप को आप डेवलप करते हो। ऐसा क्यों करते हो, जस्ट वेट अ मिनट। ऐसा क्यों करते हो कि वो मतलब कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, जो उसमें बीमारी, जैसे आपने कोई क्रॉप लगाई, आपने कॉटन की फसल लगाई, उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उससे क्या होता है, आप लगाते फसल पर उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अगर GM क्रॉप हमने बनाई कि उसमें वो मतलब कि डिसीज़ रेजिस्टेंट बना दें हम उसको, उसमें डिसीज़ ना आए, तो उसकी जेनेटिक के साथ खेल के हमने किया, तो उसको ही GM मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है। इनको ब्रीडिंग करके क्रॉस मतलब दूसरी स्पीसीज से मिला के ऑफ स्प्रिंग करके इन क्रॉप को डेवलप किया जाता है, इन सारी क्रॉप को। इंडिया में एक ही क्रॉप है, इसका नाम है BT कॉटन, जिसको गवर्नमेंट ने भी अलाउड किया हुआ है पूरे इंडिया में, और इसका हम यूटिलाइज़ करते हैं। जो उसमें प्रॉब्लम आती थी बैक्टीरियम ब्लैकेसिस BT बोलते हैं, मतलब इसे डेट अलाउ द क्रॉप टू डेवलप द प्रोटीन टॉक्सिक, मतलब कि जो पिंक आपका बॉल वॉर्म था, पिंक बॉल वॉर्म एक बीमारी है, तो हमने जो BT कॉटन डेवलप की है इसमें ये बीमारी नहीं आ सकती, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने एक और की है आपकी हेर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन, इसको भी डेवलप किया है कि बीमारी इसमें ना आए, जो हेर्बिसाइड की बीमारी है वो ना आए। फिर हमने BT ब्रिंजल बनाया पर इसको अलाउड नहीं किया है। फिर हमने DMH11 मस्टर्ड की भी बनाई है, इसको भी हमने अलाउड नहीं किया है। पर हमने एक ही क्रॉप को अलाउड किया है, वो है BT कॉटन को अलाउड किया है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं अगर हम सब क्रॉप को परमिशन देते हैं। आपकी जेनेटिक में, इंसान के जेनेटिक में चेंज आ सकता है, क्योंकि आप कंज्यूम करोगे उस चीज़ को, कंज्यूम करने का आपकी जेनेटिक में लॉन्ग टर्म चेंज आ सकता है, तो उन सब चीज़ को देखा जाता है। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है, इन सब चीज़ को परमिशन कौन ग्रांट करता है,
कि हमें कौन सी क्रॉप है, क्या लीगल पोजीशन है जीएम क्रॉप की इंडिया के अंदर। इसके लिए एक कमेटी डेवलप की है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। इसको एक अपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कॉमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप। तो मतलब आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी GEAC यही सारे काम चेक करती है इंडिया में कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या है। अब इस कमेटी को बनाया किसने है? इसको बनाया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इसको अंदर डेवलप किया गया। अगर कोई कोई अप्रूव क्रॉप नहीं है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करता है, कुछ भी करता है, उसको 5 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का फाइन या दोनों लग सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गैर कानूनी चीज़ है। रेगुलेट कौन करता है इस पे? अगर हम इंपोर्ट करेंगे क्रॉप को, जैसे मैंने ऊपर बताया, इसको रेगुलेट कौन करेगा, चेक कौन करेगा? इसको भी कौन करेगा? इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी चेक करती है। ये सब इस चीज़ को चेक करती है। इट्स रोल वॉट ड्यूली विद इनेक्टमेंट ऑफ द FSAI जो एक्ट आया था, इज आस्क्ड टू टेक ओवर द अप्रूवल एंड इम्पोर्टेड क्रॉप। तो मतलब ये तो अप्रूवल देगी और सारे जो चीज़ है, मतलब टेक ऑफ द अप्रूवल इम्पोर्टेड क्रॉप, तो ये सारी चीज़ उसमें पूछेंगे। FSCI से भी कहीं ना कहीं राय जवाब उनकी भी ली जाएंगी। अब थोड़ा सा मैंने इसमें एक फ्लो चार्ट है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि कोर इशू क्या है इस सब चीज़ के लिए। एक तो मतलब मोनास्ट्रा रूलिंग पैटर्न इन इंडिया, ये तो चलो छोड़ो, ये तो हम नहीं पढ़ते, पर ये सीड कंपनी जो है क्रॉस किया उन्हें BT, एक तरह से जीन प्लांट डेवलप किया। मोनास्ट्रा कॉटन वैरायटी है। दिल्ली सेट द क्रॉसिंग, जस्ट वेट अ मिनट, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस था। इन सब चीज़ों में एक्ट किया गया। फिर ये मोनास्ट्रा पेटेंट वॉज कैंसिल, मतलब एक तरह से किसी कंपनी ने पेटेंट ले रखा था, लोगों ने उसे बोना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने अंदर चले गए, कोर्ट के अंदर चले गए, बात की गई कि मतलब नहीं, गलत कर रहे हैं, फार्मर ने इंक्रीज़ कर दिया, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब किसी ने अपना पेटेंट ले रखा है, वो बोल रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक चीज़ देखी जाती है, किसका पैटर्न है, कौन उसे अप्रूव कर रहा है। BT cotton latest variety become the ineffective against the pink worm, ठीक है, against which is the supposed to provide the protection. It increased the farmer cost as they are restored pesticides and government then kept द पेमेंट टू द मोनेस्टा। मतलब क्या, एक मोनेस्टा जो कंपनी है उसने BT कॉटन डेवलप की थी और उसने बोला था कि ये एक इफ़ेक्टिव वे है कि जो आपकी बॉल वॉर्म है, जो पिंक बॉल वॉर्म है, वो बीमारी नहीं आएंगी। पर पता लगा कि बॉल वॉर्म बीमारी आ रही है, फार्मर पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मोनेस्टो थी कंपनी, उसकी फंडिंग, मतलब जो पैसे देने थे वो रोक दिए। तो यही है मोनेस्टा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो हमें नहीं पढ़ना है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हुई हैं उसके अंदर। तो यही एक BT कॉटन क्रॉप है, मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम क्या होती है, वाई व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट GM क्रॉप? तो फर्स्ट GM क्रॉप वैरायटी जो हो BT कॉटन ही है, आपको बस याद रखना है। BT कॉटन एक फर्स्ट वैरायटी है जो इंडिया को मिली है। ये किसके अगेंस्ट थी? जो बीमारी होती थी पिंक बॉल वॉर्म, उसको रेजिस्टेंट करती थी। डेवलप किसने की थी? मॉन्सेंटो ने डेवलप की थी। 2002 में इसको बनाया गया था। तो आपको बस ये याद रखना है। पर उसकी इफेक्टिव भी उसमें वो भी रेजिस्टेंट नहीं कर पा रही है, तो ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम हुई है। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अभी क्या हुआ है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो प्रमोट करेगी सर्कुलर इकनॉमी। अब पूछोगे सर्कुलर इकनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकनॉमी एक टर्म है कि आप क्या करोगे, इकनॉमी तो डेवलप करोगे, इकनॉमी तो अपनी बढ़ाओगे, अपने GDP तो इंक्रीज़ करोगे, पर साथ में आप उस इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखोगे, उस इन्वायरमेंट का भी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक सस्टेनेबल इकनॉमी बोल दो या सर्कुलर इकनॉमी बोल दो। तो आपको क्या याद रखना है कि आप इकनॉमी डेवलप करने के साथ साथ आप क्या डेवलप करोगे, आप डेवलप करोगे इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करोगे। तो ये बोला है कि जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, मतलब पुराने जो 20-20, 15-15 साल पुराने व्हीकल हैं, उनको क्या स्क्रैप किया जाएगा, उनसे क्या पॉल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। फिर न्यू व्हीकल आप खरीदोगे तो उसमें BS6 स्टैंडर्ड के व्हीकल खरीदोगे जो BS6 के हैं। तो BS6 में थोड़ा कंपेटेबल बनाया गया इन्वायरमेंट, ना वो कॉज करे। पुराने व्हीकल में कितना धुआं निकलता है, कितने मतलब कि पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो उन सबको कंट्रोल होगा। एक तरह से इकनॉमी डेवलप ही होगी, व्हीकल भी बिकेंगे, इकनॉमी बूस्ट होगी और इन्वायरमेंट भी कंट्रोल होगा। इसी को नाम दिया गया है सर्कुलर इकनॉमी। तो इसमें क्या होगा, व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी इट वाज फर्स्ट अनाउंस इन यूनियन बजट 2021-22। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके अंदर स्क्रैपिंग पॉलिसी का जिक्र किया गया। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 51 लाख जो लाइट मोटर व्हीकल है, LMV जो व्हीकल है,
जो अब 20 साल की एज से ऊपर के हो चुके हैं, 20 साल की एज के ऊपर के हो चुके हैं, और 34 लाख अगर काउंट करोगे 15 साल से ऊपर पुराने हो चुके हैं। देखो आप दिल्ली में देखो या कहीं भी देखो, आप कितने ऐसे व्हीकल है कितने पुराने खड़े रहते हैं, तो स्क्रैपर ही तो है, वो सब बेकार चीज़ें हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो आप। अगर उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसमें बहुत सारा मटेरियल अलग अलग निकलेगा, उससे हम न्यू चीज़ डेवलप करेंगे तो रिसाइकिल कर पाएंगे ना, तो उससे हमें न्यू चीज़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्वायरमेंट वहाँ भी लॉस नहीं होगा। अब हमें स्टील चाहिए, स्टील की हम प्रोडक्शन करेंगे, उसे बनाएंगे, अगर स्क्रैपिंग वो स्टील वापस चली जाए, उसको हमने रिसाइकिल करके दोबारा बना दिया, तो एक तरह से हमारा उसमें भी फ़ायदा होगा, उसमें भी इन्वायरमेंट बचेगा, और इधर जो कॉस्ट कर रहे हैं 20-20 साल पुराने बिल्कुल धुएं वाली चीज़ें चला रहे हैं वो भी बचेंगी। इंडिया विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट, एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करेगा इसके साथ साथ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, डू अवे विद ऑल टोल बूथ विद इन द ईयर। मतलब कि एक जीपीएस बेस्ड, मतलब जीपीएस बेस क्या होगा, आप क्या करते हो, अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हरिद्वार से दिल्ली आ रहे हो तो 2 टोल पड़ते हैं बीच में, एक ही टोल पड़ता है, 2 भी टोल पड़ते हैं, अगर नए वाले हाईवे से आओगे तो 2 टोल पड़ते हैं। आपको पता है कि मैं इस टोल से बचने के लिए साइड में से निकल जाता हूँ, पर नहीं, आपका जीपीएस है, आप उस रोड पे आ रहे हो, आप टोल निकलो या ना निकलो, ऑटोमेटिक आपका काउंट हो जाएगा, जीपीएस देख लेगा कि आप उस रोड से निकल रहे हो, आपने बाईपास किया टोल बचाने के लिए, तो भी आपका टैक्स ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो विद इन, ये भी स्क्रैपिंग पॉलिसी में कहीं ना कहीं ऐड किया गया है। अब व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में मतलब क्या चीज़ है, जो ओल्ड व्हीकल है उनका फिटनेस टेस्ट होगा, पॉलिसी चेक होगी, मतलब कॉमर्शियल गवर्नमेंट हर चीज़ों की, जो कॉमर्शियली वाले हैं उनके फिट, जैसे मेरा है कि ओल्ड व्हीकल क्या प्रॉब्लम करते हैं, एक तो एमिशन करते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते, फ्यूल की डिमांड बढ़ाते हैं, ज़्यादा फ्यूल लगता है, और रॉ मटेरियल एक तरह से बेकार ही है ना, रॉ मटेरियल कम लगेगा और वो स्क्रैपिंग होने चले गए, तो ये है। तो उनकी फिटनेस टेस्ट की जाएगी, अगर लगता है किसी को व्हीकल की, तो इमिशन टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें होती हैं फिटनेस टेस्ट में, ये सब चीज़ें की जाएंगी, स्टेट ऑटो मेकर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब चीज़ चेक करेंगे। अब जो पॉलिसी है, जो कॉमर्शियल गवर्नमेंट का जो व्हीकल है उन्हें 15 साल तक की परमिशन है चलाने की, कोई व्हीकल खरीदोगे, प्राइवेट वाले 20 साल तक चला सकते हैं, उसके बाद उन्हें फिटनेस टेस्ट कराना होगा, फिटनेस टेस्ट में फेल तो वो स्क्रैप के लिए जाएंगे। तो इनसे क्या होगा कि अब क्या करना चाहिए, जो ऑनर है, अब मैं क्यों अपना व्हीकल दूँ, तो मुझे न्यू व्हीकल खरीदने गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे 4 to 6%, रोड टैक्स में रिबेट देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों में, रजिस्ट्रेशन में छूट देंगे आपको, सर्टिफिकेशन में कंपनी का आपको छूट देंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा रिडक्शन इन पॉल्यूशन, रिडक्शन इन द प्राइसेस, इंप्रूव होगा आपका रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, क्योंकि नए व्हीकल खरीदे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब की फीचर क्या है, ये सारी इसमें आएंगे, देखो प्रोविज़न, फिटनेस, ये फिर मैंने बता दिया 15 साल जो ओल्ड व्हीकल है, तो फिर पास द फिटनेस टेस्ट बिफोर द री रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको फिटनेस टेस्ट 15 साल बाद कराओगे अपने व्हीकल का, 20 साल बाद अपने व्हीकल का कराओगे, वो फिटनेस टेस्ट आप पास करते हो तो ही, वरना अगर आपने पास किया गया बिल्कुल स्क्रैप कर दिया जाएगा अगर फिटनेस टेस्ट फेल होता है। तो रोड टैक्स में आपको रिबेट दिया जाएगा, छूट दी जाएगी 25%, 15% कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, 25% पर्सनल व्हीकल के लिए अगर आपने स्क्रैपिंग कराया है। व्हीकल में भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, स्क्रैपिंग जो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे, मतलब मैंने अपनी व्हीकल स्क्रैप करा दिया है तो आपको उसमें भी 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे आपके इंक्रीज़ होगा री रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए, ये सब चीज़ के लिए आपको प्रोवाइड होगी। इसमें एस्टिमेट लगाया कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि नए नए व्हीकल्स बनेंगे, इंप्रूव होगा रेवेन्यू, इंप्रूव होगा जो हमारी सेल्स हैं, हैवी मीडियम जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनका रेवेन्यू इंप्रूव होगा, रेगुलेशन होगा प्राइस के अंदर, क्योंकि रिसाइकिल होगा मेटल सारा, और प्लास्टिक सारे पार्ट रिसाइकिल होंगे, क्योंकि स्क्रैप कराओगे आप, उस कबाड़े को बेकार तो नहीं करोगे बाहर खड़ा के, स्क्रैप करा दोगे। तो इससे हमारा क्या होगा, रिडक्शन इन द प्राइसेस क्यों, क्योंकि मैं टाटा हूँ, मेरे पास टाटा की 100 गाड़ी वापस आ गई स्क्रैपिंग के लिए, मैं उसको रिसाइकिल करके दूसरी गाड़ी बना दूंगा। अब मैं 100 व्हीकल की नई स्टील मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रिडक्शन में ऑटोमेटिक कर दूंगा प्राइस के अंदर, और रिडक्शन होगा पॉल्यूशन, क्योंकि जो फ्यूल एफिशिएंसी वाले नॉर्म्स हैं, हम BS6 इंजन यूज़ करेंगे, BS6 खरीदेंगे, और भी जो नॉर्म्स आ रहे हैं उनको यूज़ करेंगे, तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारा कम होगा। अब कुछ इनिशिएटिव हैं जो व्हीकल पॉल्यूशन कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाए गए हैं। एक तो है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाइए। फिर फास्ट अडॉप्शन जो है आपकी, मतलब कि जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक वाली, जो फेज 2 चल रहा है फेम का, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है 2020 फॉर दिल्ली। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस एंड कार हम डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, तो ये कुछ मिशंस हैं जो गवर्नमेंट ने रन कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए।
आगे चलते हैं। अब ये आता है ग्रोथ नीड स्टेप बियॉन्ड द रिफॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी 1991 में आपकी जो इकोनॉमी डाउन चली गई थी और उसके बाद बूस्ट किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी की समस्या आ गई थी हमारे सामने, इकोनॉमिक प्रोग्राम हमने चेंज किया, रिफॉर्म किया, रिस्ट्रक्चर किया, मॉडर्नाइज किया। तो ये सब चीज़ों की हमने बात की, हमने सब चीज़ों में चेंज किया। उस टाइम पे क्या था, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम। जो आपका वर्स्ट टाइम होता है वो आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है चीज़ में रिफॉर्म करने के लिए। इट इज़ द विंटर ऑफ डिपेयर, मतलब स्प्रिंग ऑफ होप, मतलब कहीं ना कहीं आप गिर रहे हो तो एक होप खड़ी होती है आपके सामने चीज़ें करने को। ऐसा किसने बोला है, चार्ल्स डिकिन ने ये चीज़ बोली है कि आप इकोनॉमी आपकी डाउन चल रही है तो आपको देखना चाहिए कि नहीं नहीं उसमें होप क्या क्या चीज़ें उसमें निकल सकती हैं। तो वो ये डिसमेंटलिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ लाइसेंसिंग कंट्रोल जो परमिट ये चेंज हुए थे जब 1991 में रिफॉर्म किए गए थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत लाइसेंस रास्ता है। ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ का लाइसेंस लो, परमिशन लो, चेक करो। तो उस टाइम पे क्या था कि आपने नेटवर्क जो था लाइसेंसिंग का उसको डिसमेंटल किया, कंट्रोल जो परमिट लेने का था उसको थोड़ा आपने कम किया, रीडिज़ाइन किया पॉलिसी को, स्टेट अलाउ नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया हमने, थोड़ा कंट्रोल कम किया, तो उससे फॉरेन ट्रेड को परमिशन दी अंदर आने की। तो हमारी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से हमने कहीं ना कहीं अपने इंडिया की इकोनॉमी को ट्रेड को कनेक्ट किया और उससे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस थे वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुए। तो ये सब कम किसने किया, उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और वीपी नरसिम्हा राव की उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को डिसमेंटल किया गया, इंडस्ट्री को परमिशन दी गई। तो ये एक तरह से बहुत इफेक्ट हुआ। जो हमारे पास थ्रेट आया था 1991 में, हमने कहीं प्रोडक्टिव वे में उसको एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज़ की और उसको अच्छे वे में हम लेके गए। आफ्टर द लिबरलाइजेशन ग्रोथ हमारे रेट देखा गया, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था, मतलब कि जो कर्जा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ हमारा। और हमने इसके साथ साथ अगर आप और चीज़ पे ध्यान दोगे, लाइक पॉवर्टी पे ध्यान दोगे, ग्रोथनेस पे ध्यान दोगे, ग्रोथ रेट चेक करोगे इंडिया का, फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी देखोगे और हमारी पॉवर्टी वाली चीज़ें देखोगे, हमने इतना वो भी उसके साथ साथ कंट्रोल हुई। क्योंकि आपकी ग्रोथ बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ा, उससे क्या प्रॉस्पेरिटी आई, पॉवर्टी अपने आप इंक्रीज़ होना कम हो गई। तो हमने ये सारी चीज़ चेक की है कि जिस चीज़ से हमारे देश मतलब इकोनॉमी डाउन होती है तो पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो यही इन्होंने लास्ट में यही बोला है कि अभी एक कोविड वाला टाइम है पूरा, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई है और हमने इस चीज़ों में जो चेक किया है कि सब चीज़ डाउन जा रही है, तो इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं। नीड फॉर कंटिन्यूटी, डायरेक्शन विच देयर इज द मूव। फर्स्ट क्या बोला है कि नीड टू मूव द सेम डायरेक्शन, जो हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए किस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म चाहिए। तो हमें एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इफिशियंसी लेके आनी चाहिए। सेंट्रल स्टेट को कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप में काम करना चाहिए ताकि अच्छा हो सके। सेकेंड स्टेप बता रहे हैं गवर्नमेंट जो परफॉर्मेंस है देयर शुड बी इंक्रीज द फोकस ऑन द सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे हेल्थ हो गया और एजुकेशन हो गया। ठीक है, क्वांटिटी में हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो एक क्वालिटेटिव। आप चीज़ तो बना रहे हो, आप डेवलप तो कर रहे हो, आप हॉस्पिटल तो बढ़ा रहे हो, पर उसकी क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल डेवलप करना है। ये नहीं आपने बता दिया कि हमने 100 बेड दिए, भाई 100 बेड में आपने सुविधा क्या दी, आपने 10 स्कूल बनाए, 10 स्कूल में आपने सुविधा क्या दी, वो एक मेन चीज़ है। इंक्रीज द क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन बट ऑल्सो एक क्वालिटेटिव एक्सपेंशन। कोविड-19 से क्लियर शो कर रहा है कि आपकी इनएडुकेट आपका हेल्थ फैसिलिटी है, जो आपकी प्रिपेयर्डनेस है, कहीं ना कहीं फेल हुई है। तो सब चीज़ को ध्यान में रखो और ग्रोथनेस जब इंक्रीज होगी जब इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। अगली जो न्यूज़ आती है, वन एंड लास्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका लेके इंडिया सेल नेविगेशन एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंट। अभी मोदी जी कहाँ गए थे, मोदी जी हम एनएसओ को मतलब जो अपना है यूएनएससी को हम क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। अगस्त में इंडिया उसको हेड कर रहा है, अगस्त के लिए। सॉरी बैटरी डाउन हो रही है मेरी नहीं, इसकी डाउन हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट। जो यूएनएससी को हम हेड कर रहे हैं तो हमारा मतलब क्या है, तो अभी मोदी जी ने उसमें 5 पॉइंट बोला कि हमें क्या करना है, उसके साथ साथ अपने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है, हमें इन्हेंस करना है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ऐसा मोदी जी ने वहाँ पे बोला था। एक हमारी लॉन्ग कोस्टल लाइन, देखो इंडिया की बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, नियर अबाउट 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल एरिया है, तो हम बहुत टच करते हैं इंडियन ओशन से, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। एंशियंट मैरीटाइम में इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जैसे 15-15 सेंचुरी वास्को डिगामा भारत आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ को देखा था इंडिया में आके। ज़ंजीबार आया था, गुजराती जो सीमन मतलब उनके साथ बात वो आए थे। ओल्ड हिस्ट्री हमारी नेविगेशन से मिलती, संस्कृत वर्ड है नवगत, मतलब उससे लिया गया नेवी नव संस्कृत वर्ड से लिया गया, नवगत से लिया गया। तो 5 प्रिंसिपल जो मोदी ने बोले हैं, फ्री ओपन जो ट्रेड करना है इंडियन सिविलाइजेशन का, उस टाइम पे था और अभी भी कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड हमें फ्री करना है। जो हमारा कच्छ
वाला रीजन है, काठीवाड़ वाला रीजन है, मालाबार कोस्ट है, वो एंशंट लिंक रखता है अफ्रीका से। ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं। बुद्धिज़्म जैनिज्म जो साउथ ईस्ट में वो गए, जो साउथ ईस्ट एरिया है ना अपना, इधर ये थाईलैंड, कंबोडिया, ये सभी एरिया हैं, जो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म इस एरिया में स्प्रेड हुआ है, वो भी कहीं मैरीटाइम रूट से स्प्रेड हुआ है। तो हमारे बहुत अच्छे लिंक हैं मतलब मैरीटाइम्स के साथ। तो मोदी ने हम एक मिशन चलाया था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ये हमने मिशन स्टार्ट किया। इंटरनल मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ डेवलप किया, कॉपरेशन किया बहुत सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में हमने काम किए। ये बोला जाता है 90% जो ग्लोबल ट्रेड कंडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं सी के बेसिस होता है, क्योंकि बहुत चीफ सोर्स माना जाता है इन कंपेयर टू एयर और द रोड ट्रांसपोर्ट। सी ट्रांसपोर्ट बहुत चीफ माना जाता है। 1956 के बाद ग्रेट पावर डेवलप हुई, मतलब कि मिलिट्री व्हेन द इजिप्ट नेशनलाइज हिज की वाटर वे, इंडो पैसिफिक कुल भी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। डिस्प्यूट भी स्टार्ट हुए, देखो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं उसके साथ साथ उसकी चीज़ें भी साइड में खड़ी होती रहती हैं। तो हमें उस सबसे डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक पीसफुल सेटलमेंट चाहिए, पीस एंड नॉन वायलेंट चीज़ें चाहिए। परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन है 2014 में इंडिया और बांग्लादेश का कुछ मैरीटाइम इशू था, वो सॉल्व किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। पर 2016 में चाइना ने उसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन को जो करना था, फिलीपाइंस ने केस दर्ज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया चाइना ने। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आज ये नेचुरल डिजास्टर, मैरीटाइम थ्रेड, ये सब जो आप फेस कर रहे हो, ये क्या रीज़न है? इसी चीज़ का रीज़न है कि क्लाइमेटिकल चेंज तो हो रहा है, उसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे प्राइवेसी हो गई, फिर तो सुनामी आई थी, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है। हमें लड़ाई ना करके हमें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ने ये बोला है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर बनाया सिंगापुर में, फिर इंडिया में बनाया हमने IFSC IOR डेवलप किया है हमने गुड़गांव के अंदर। उसमें सारे यूनाइटेड स्टेट, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है ताकि चेक कर पाएँ कौन सा सी किधर मूवमेंट कर रहा है। तो ये रिमार्क देते हैं हमें प्लास्टिक वेस्ट का अच्छे से यूज़ करना है, कि चौक नहीं करना है कि मैरीटाइम, क्योंकि वो पॉइजन फैल जाता है। उस पॉइजन को फिश खाते हैं, फिश को आप खाते हो, तो फूड चेन में कहीं ना कहीं एंटर कर जाता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल के भी देखा जाता है। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इंप्रूव करना है, कि मेजर जो हमारी प्रायोरिटी है, जो चाइना मिशन चला रहा है, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको भी हमें ट्रैकल करना है, कंट्रोल करना है। वो कैसे करना है? वो ब्लू डॉट नेटवर्क एक डेवलप किया है, इसमें कौन कौन है अभी? US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं बाद में इंडिया भी इसमें शामिल हो सकता है। जो आपकी प्राइमेसी ऑफ द UN क्लॉज, हमें UN क्लॉज की जो पूरे वर्ल्ड के मतलब ओशन के जो लॉ हैं उसको देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं उसको फोकस करना चाहिए। UN सिक्योरिटी को सब कंट्री को मतलब बोलना चाहिए कि इन लॉ को आपको फोकस करना है। इंडिया इज़ ए नेचुरल इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से नेचुरल इंटरेस्ट है, स्ट्रेस है बोथ इंडिया एंड द पैसिफिक ओशन में, रिफ्लेक्ट करता है इंक्लूजन इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैरीटाइम इन्वायरमेंट के बारे में हमें सोचना है। तो हमने कुछ वर्ड पढ़े इसमें, जैसे हमने 2-3 वर्ड क्या क्या पढ़े। एक तो हमने पढ़ा इसके अंदर अपना इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला है सागर मिशन, मैंने बताया था। ये सागर मिशन लॉन्च किया गया था। ईस्ट इंडिया ओशन मतलब कि क्या था कि अबाउट सागर मिशन है क्या, इंडिया ने लॉन्च किया था इसका ठीक है मिशन। ये मिशन के अंदर है क्या, ये लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आउटरीच इनिशिएटिव टूवर्ड द 5 आइलैंड। जो हमारे 5 आइलैंड्स हैं ना छोटे छोटे, उनकी मतलब हमने क्या कि उनके पास हम हमारे इनिशिएटिव पहुंच पाए। अंडर दिस मिशन इंडियन नेवी शिप है केसरी, वो डिपार्ट किया गया मालदीव्स, मॉरिशस, सेचेल्स, मेडागास्कर, कॉस्मोरोस। प्लीज़ आप एक काम करना, इनकी लोकेशन मार्क करना। मैं बता सकता हूँ मालदीव्स जस्ट नीचे, मॉरिशस उसके नीचे, सेचेल्स इधर है, मॉरिशस के ऊपर, मेडागास्कर के ऊपर इधर नीचे मेडागास्कर है, कॉस्मोरोस भी इधर है। तो ये इनकी आप लोकेशन मार्क करना अपने मैप में जाके। हमने इनको क्या प्रोवाइड किया, HCQ हाइड्रोक्लोरिकल जो वो थी वो हमने इसमें मेंशन किया। उसके बाद हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन भेजी कोविड के टाइम पे, ये सब चीज़ किया। फिर हमारा INS केसरी गया था पोर्ट माले में, रिपब्लिक ऑफ मालदीव में 600 टन में फूड सामान भेजे उनके लिए। तो हमारा मिशन जो सागर है डिप्लॉयड किया गया था इंडिया के जो फर्स्ट रिस्पांस देना, जो हमारे इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको फर्स्ट रिस्पांस देना। इसलिए ये लॉन्च किया गया था 2015 में। तो यही कारण था कि हम अपने जो छोटे छोटे देश हैं उनका साथ हम दें। तो ये हो गया हमारा सागर। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IOR क्या है, इंडियन ओशन ओरिजिन। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जितने भी इंडियन ओशन से शिप पास होते हैं उनकी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि कोई शिप गायब हो जाए तो पता लग जाए। तो हमने एक इन्फ्यूज़न सेंटर स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया। वो कहाँ बनाया, गुड़गांव के अंदर बनाया, गुरुग्राम जिसे बोलते हैं। द सेंट्रल एक्टिविटी क्या है कि मैरीटाइम कम्युनिटी मतलब एक साथ ऑलरेडी बिल्ड जो लिंकेज रहे, 18 कंट्री 15 मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी से इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं।
तो विज़न क्या है, स्ट्रेंथिंग करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को अच्छा करना है, इस सब चीज़ को डेवलप करना है। ये क्या एस्टेब्लिश एट द नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालाइज सेंटर IMAC गुड़गांव में इसको डेवलप किया गया है कि जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसको इंप्रूव किया जा सके। इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, वाइट शिप। वाइट शिप क्या होता है, कॉमर्शियल जो शिप होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि सामान लेके आते हैं एक देश से दूसरे देश, बीच में गायब हो जाए वो शिप, उसे मतलब समुद्री लुटेरे लूट लें, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास। अभी देखो वो अफ्रीका से निकला, अफ्रीका कंट्री में तुरंत वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से क्रॉस कर गया, फिर वो आगे किसी कंट्री के पास निकला तुरंत वो इन्फॉर्मेशन देगी यहाँ से वो क्रॉस कर गया। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो गैदरिंग करेंगे, तो इसलिए कॉमर्शियल शिप ये डेवलप किया गया है कि जो हमारा आइलैंड नेशंस हैं उन सब चीज़ें जो पायरेसी, मैरीटाइम पायरेसी वायरेसी है तो कंट्रोल किया जा सके और म्यूचुअल कोलैबोरेशन रहे साथ में। तो ये आप खुदा पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्या है इंडियन ओशन के लिए, कोई 40% वर्ल्ड का जो ऑफशोर ऑयल है वो यहीं से निकलता है। फिर आप देखोगे इंडियन ओशन में और भी चीज़ें 50% वर्ल्ड टोटल मतलब फिशिंग यहाँ पे होती है पूरे वर्ल्ड की, और भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर, पानी के अंदर निकले हैं, कोबाल्ट हैं, उनको कोई एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है इलीगली, तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल आता है ब्लू डॉट नेटवर्क। ये कुछ नहीं है, ये एक नेटवर्क डेवलप किया गया है, 2019 में इसको अनाउंस किया गया था। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में, वहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था। जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर हैं। ये जैसे हम चाइना ये वन बेल्ट इनिशिएटिव बना रहा है ना, उसकी बेस अब एक US और जापान और ऑस्ट्रेलिया ब्लू डॉट नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं कि सारे कंट्री को कनेक्ट करेंगे इस नेटवर्क से। तो उसी को रोकने के लिए इंडिया नॉट ज्वाइन BRI, इंडिया ने अभी तक BRI ज्वाइन भी नहीं किया है, और अभी इंडिया ने BDN भी ज्वाइन नहीं किया, पर इन फ्यूचर कर सकता है। तो यही है, इसमें इन्वेस्ट करेगा मतलब सारी कंट्री $90 बिलियन के आसपास स्पेंडिंग करेगा, US करेगा इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ जोड़ी जाएंगी। जैसे पूरा वो इनिशिएटिव डेवलप कर रहे हैं, रोड रेलवे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी ब्लू डॉट नेटवर्क में ये भी कनेक्ट करेंगे। BRI है क्या, प्रोजेक्ट है, फोकस करता है कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन अमंग द एशिया पैसिफिक यूरोप, तो इसमें ब्लू डॉट नेटवर्क में ये कवर किया जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है कि कवरिंग करना है 2 पार्ट, जो पुराने ज़माने में सिल्क रूट होता था ना, उसी तर्ज पे BR कनेक्ट करे जाएगा, जो वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसी तर्ज पे 21 सेंचुरी मैरीटाइम रोड इसको बोला गया है जो कनेक्ट करेगा। तो अब US ने भी बोल दिया है कि हम ब्लू डॉट नेटवर्क बनाएंगे जो डेवलप करेंगे, तो इसमें इंडिया भी पार्ट कर सकता है। तो इतनी ही न्यूज़ थी फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ये कल की न्यूज़ थी जो बची थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो मेरे पास मैसेज आया कि नहीं आपने अपलोड किया है, तो मैंने अपलोड ही कर दूंगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।